2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने को बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना आए हुए थे। तब उन्होंने माना था कि बिहार की सियासत में 3 शक्तियां हैं। ये शक्तियां हैं जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, यानी नीतीश कुमार, आरजेडी मतलब लालू यादव और बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। इसमें से नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सत्ता उसकी हो जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो बिहार में 40 में से 39 सीटों पर कब्जा जमाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो बिहार की सत्ता भी एनडीए के हाथों में आ गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2020 में यदि चिराग पासवान ने खेला ना किया होता तो बेशक आज जेडीयू भी विधायकों की संख्या के मामले में राजा रहती। 2015 का विधानसभा चुनाव तो लोग देख ही चुके हैं, जब नीतीश कुमार के सहयोग से महागठबंधन सत्ता में आया था। दरअसल फ्लैशबैक पॉलिटिक्स में ले जाने का एक ही मतलब है कि तीनों शक्तियां एक बार फिर बिहार में एक्टिव हैं। लालू यादव की तबीयत बहुत अधिक खराब। पटना में 3 दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया है। वह एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में, परिवार के लोग भी वहां मौजूद हैं। लालू के साथ लोगों की सहानुभूति है। समर्थक ही नहीं, विरोधी भी उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन कराए जा रहे हैं, चादर पोशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर तेजस्वी से पूरी जानकारी ली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी दिल्ली में एयरपोर्ट पर लालू यादव से मुलाकात की। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि दोस्ती धर्म को निभाते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बीमार पड़े लालू को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए। सोशल मीडिया पर लालू और नीतीश के अस्पताल वाले फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। कोई इसे लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर बता रहा है तो कोई इसे निराली दोस्ती कह रहा है। लालू के लिए बीजेपी वाले भी खूब दुआ कर रहे हैं। आज दिल्ली में जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे तो बिहार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव देश के बड़े नेता हैं, उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य लाभ की चिंता सरकार को भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं लालू को देखने गए थे और बिहार सरकार के कई मंत्री भी उनसे मिलने गए। भगवान से हम लोगों की भी कामना है कि लालू यादव जल्द ही स्वस्थ होकर लौटे। उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर किसी भी स्तर पर सरकार कोताही नहीं बरतेगी। वहीं दिल्ली अपडेट में बताया जा रहा है कि लालू यादव के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। उनका शरीर भी पूरी तरह से लॉक हो गया है। हालांकि एम्स के डॉक्टर हर स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इससे इतर बिहार में सियासत भी जारी है। कल ही आरसीपी सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय कैबिनेट में जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसीपी सिंह के कार्यकाल की प्रशंसा की तो सियासी गलियारे में संकेत मिलने लगे कि आरसीपी का अब इस्तीफा देना लगभग तय हो गया है। कल आरसीपी सिंह का जन्मदिन भी था। आज 7 जुलाई है और आज के बाद से आरसीपी सिंह पूर्व राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। आज उनके इस कार्यकाल का अंतिम दिन। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आरसीपी सिंह की जेडीयू में क्या भूमिका होगी। दरअसल आरसीपी सिंह इन दिनों जेडीयू के हाशिए पर है। उनकी नीतीश कुमार से लेकर तमाम वरीय नेताओं से बातचीत लगभग बंद है। खासकर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा महत्वपूर्ण भूमिका में है। और 3 दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि आरसीपी सिंह की बुद्धिमत्ता पर उन्हें भरोसा है। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि जेडीयू को उन्हें हटाने के लिए कोई पत्र लिखना पड़े। तब उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी माना था कि बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी है और जेडीयू की अलग, दोनों की आइडियोलॉजी एक हो ही नहीं सकती। वहीं आरजेडी और जेडीयू की विचारधारा भी एक जैसी है। लेकिन अब तो आरसीपी सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। जैसे कुशवाहा ने कहा वैसा आरसीपी सिंह ने कर दिया। अब आगे क्या? यह सवाल सियासी गलियारे में सबको परेशान कर रहा है। आरसीपी सिंह को जेडीयू कोई जिम्मेदारी देगा या फिर हाशिए पर रखेगा, या आरसीपी सिंह कोई सियासी खेल करेंगे? दरअसल आरसीपी सिंह पिछले सप्ताह नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने पर बमक गए थे। उन्होंने पत्रकारों को हिदायत देते हुए कहा कि मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ, मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। फिर से आप समझ लीजिए कि मैं किसी का हनुमान नहीं।
वहीं आरसीपी सिंह मामले पर हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बड़े संकेत दिए। मांझी ने आरसीपी सिंह को लेकर बड़ा दावा किया है। एक निजी चैनल पर जब मांझी से ये पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरह आरसीपी सिंह भी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने में सक्षम है, इस पर मांझी ने कहा, हाँ, आरसीपी सिंह सक्षम है क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ किसी को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मांझी ने यह भी कहा कि एक चिंगारी भी आग लगा सकती है। आरसीपी सिंह काफी वक्त तक संगठन में रही, काम भी गंभीरता से करते हैं, संगठन के लोगों से उनकी पहचान है, उनमें क्षमता भी। इस पर जेडीयू को अलर्ट रहना ही अच्छा होगा। मांझी ने नीतीश कुमार से आग्रह किया कि वे फिलहाल बिहार की राजनीति में ही रहें। उनकी बिहार को बहुत अधिक जरूरत है। दरअसल जीतन राम मांझी का यह बयान उस समय आया जब आरसीपी सिंह मंत्री और सांसद दोनों पद से फ्री हो गए। ऐसे में वो खाली है और सियासी गलियारे में सस्पेंस बना हुआ है कि वो क्या करेंगे। संगठन के हाव भाव और बड़े नेताओं के बयानों को देखते हुए यह तो कहा ही जा सकता है कि आरसीपी सिंह जेडीयू में ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इससे इनकार नहीं करते और यह भी हिदायत देते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली कहावत हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। बहरहाल जेडीयू कई स्तर पर पंगा ले रही है। एक तरफ आरसीपी सिंह को तो किनारे कर ही दिया है, वहीं बीजेपी से भी कई मुद्दों पर टकरा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुंगेर दौरे के क्रम में कल ही कहा कि जेडीयू का बीजेपी से सिर्फ बिहार में गठबंधन नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों में भी जेडीयू मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने नागालैंड का नाम लेकर कहा कि उनकी पार्टी साल 2018 में नागालैंड में विधानसभा चुनाव लड़ी थी। वहां जेडीयू की एक सीट पर जीत भी हुई थी। वह सीट पर काफी कम मतों के अंतर से जेडीयू हार गया था। हमारा वोटिंग परसेंटेज भी काफी बेहतर रहा था। 2018 में नागालैंड में 5.6% वोट मिले थे। चुनाव आयोग के मापदंड के अनुसार जिन राज्यों से 100 से कम विधानसभा सीटें हैं, वहां किसी भी पार्टी के अस्तित्व में बने रहने के लिए कम से कम 3 सीटें जीतना या 6% वोट लाना जरूरी है। इन मानदंडों पर 2018 में नागालैंड में जेडीयू नहीं उतर पाया था, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस बार के चुनाव में हम लोग चुनाव आयोग के मापदंडों पर खड़े उतरेंगे। बिहार के अलावा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हमें चुनाव आयोग से मान्यता मिली हुई है, जबकि इस बार नागालैंड में भी जेडीयू शर्तों को पूरा करेगा। 4 राज्यों में मान्यता मिलने के बाद पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कई स्तरों पर मनन और मंथन करने में जुटे हैं कि बिहार में आरजेडी के हौसले पहले से ही बुलंद हैं। अब वह 80 विधायकों के साथ सबसे टॉप पर है। नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता का रिमोट है। बीजेपी चाहकर भी उस रिमोट का बटन अब नहीं दबा सकता है। रिमोट का कंट्रोल करने के लिए बीजेपी को फिर से बड़ी पार्टी बनना होगा। और यह भी सच है कि नीतीश कुमार के रहते बीजेपी यह करिश्मा नहीं कर सकती, क्योंकि आरजेडी तो टूटने से नहीं, ले देकर जेडीयू ही बचती है। जेडीयू को तोड़ने के लिए कम से कम 20 विधायक को एकजुट करना मुश्किल है। मांझी की पार्टी को भी तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसमें पार्टी में 4 में से 3 विधायक मांझी के खुद के परिवार के ही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ बड़े समीकरण देखने को मिल सकते हैं। यदि नीतीश कुमार का मन डोल गया तो फिर बीजेपी को बहुत महंगा पड़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मांझी के संकेत को जेडीयू के नेता कितनी गंभीरता से लेते हैं और बीजेपी के प्रति उनका क्या रुख होता है। सारी स्थितियों पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की नजर बनी हुई है और उनके साथ हमारी भी पैनी नजर है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।